नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, चौरी चौरा घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रही। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.13% हुई और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोपहर समाचार में चारू सक्सेना के साथ मैं कनकलता। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि चौरी चौरा की घटना विदेशी शासन के दौरान थानों को आग लगाए जाने की अकेली घटना नहीं थी, बल्कि ब्रिटिश शासन के खिलाफ जनता के आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। साथियों, सामूहिकता के जिस शक्ति ने गुलामी की बेड़ियों को तोड़ा था, वही शक्ति भारत को दुनिया की बड़ी ताकत भी बनाएगी। सामूहिकता की यही शक्ति आत्मनिर्भर भारत अभियान का मूलभूत आधार है। इस देश को 130 करोड़ देशवासियों के लिए भी आत्मनिर्भर बना रहे हैं और पूरे वैश्विक परिवार की भलाई के लिए भी। आप कल्पना करिए, इस कोरोना काल में जब भारत ने 150 से ज्यादा देशों के नागरिकों की मदद के लिए जरूरी दवाइयां भेजी, आज भारत ने दुनिया के अलग अलग देशों से अपने 50 लाख से अधिक नागरिकों को स्वदेश लाने का काम किया। जब भारत ने अनेकों देशों के हजारों नागरिकों को सुरक्षित उनके देश भेजा, जब आज भारत खुद कोरोना की वैक्सीन बना रहा है, दुनिया के बड़े बड़े देशों से भी तेज गति से टीकाकरण कर रहा है, जब भारत मानव जीवन की रक्षा को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर को वैक्सीन पहुंचा रहा है, दे रहा है, तो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को जहां भी उनकी आत्मा होगी, जरूर गर्व महसूस होता होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा के शहीदों को इतिहास में भले ही उचित स्थान न मिला हो, लेकिन उनका बलिदान अमर रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारे देश की धरती में शहीदों का खून समाया हुआ है और वो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। उस समय ऐसे समारोह का होना इसे और भी प्रासंगिक बना देता है। साथियों, चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता है। अलग अलग गांव, अलग अलग आयु, अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि, लेकिन एक साथ मिलकर वो सब मां भारती की वीर संतान थे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि हम आजादी के 75 साल पूरा करने वाले हैं और ये शताब्दी अपने महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अच्छा अवसर है। प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा शताब्दी वर्ष के अवसर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। ये दिन हमारी आजादी की लड़ाई से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना के 100 साल पूरा होने की स्मृति में मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चौरी चौरा की घटना को शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जाना उत्तर प्रदेश सरकार की सराहनीय पहल है। उन्होंने कहा
कि साल भर तक चलने वाले समारोहों को स्थानीय कला, संस्कृति और आत्मनिर्भरता से जोड़ना हमारे स्वाधीनता सेनानियों के प्रति एक श्रद्धांजलि है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीयों की एकता से दासता की जंजीरें टूटी हैं और आज हमारा देश विश्व की एक महाशक्ति है। उन्होंने कहा कि यही एकता हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान की असली बुनियाद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कई विशेषज्ञों का मानना था कि सरकार कोविड महामारी के दौर में हुए नुकसान की भरपाई के लिए नागरिकों के कर में बढ़ोतरी करेगी, लेकिन हाल के बजट में एक भी नया कर नहीं लगाया गया है। बजट के पहले कई दिग्गज ये कह रहे थे कि देश ने इतने बड़े संकट का सामना किया है, इसलिए सरकार को टैक्स बढ़ाना ही पड़ेगा, देश के आम नागरिक पर बोझ डालना ही होगा, नए नए कर लगाने ही पड़ेंगे। लेकिन इस बजट में देशवासियों पर कोई बोझ नहीं बढ़ाया गया, बल्कि देश को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने ज्यादा से ज्यादा खर्च करने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे कृषि क्षेत्र का विस्तार हुआ है और किसानों ने उत्पादन का नया कीर्तिमान बनाया है। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने बताया कि बाजारों को किसानों के लिए और अधिक फायदेमंद बनाने के लिए देश की 1000 मंडियों को ई नाम से जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में साल भर तक चलने वाले चौरी चौरा शताब्दी कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है। इसमें महान स्वाधीनता सेनानियों के स्मारकों पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य भर में निबंध लेखन प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता और अन्य स्पर्धाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इस वर्ष राज्य के सभी सरकारी विभाग अपने पत्र व्यवहार में चौरी चौरा शताब्दी के प्रतीक चिन्ह का उपयोग करेंगे। एक अनोखी पहल के तहत गोरखपुर डिवीजन के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को चौरी चौरा शहीद स्मारक और अन्य स्मारकों को दिखाने के लिए ले जाया जाएगा। एक रिपोर्ट। चौरी चौरा घटना 4 फरवरी 1922 को ब्रिटिश इंडिया के संयुक्त प्रांत में हुई थी, जिसे अब उत्तर प्रदेश कहा जाता है। गोरखपुर जिले का चौरी चौरा नामक स्थान तब सुर्खियों में आया जब ब्रिटिश पुलिस आंदोलनकारियों पर अत्याचार किए। इसके विरोध में हिंसक झड़पें हुई और खिलाफत आंदोलन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यकर्ता इस दिन स्थानीय पुलिस से भिड़ गए। इसके जवाब में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस थाने पर हमला किया और थाने की इमारत में आग लगा दी, जिससे उसके अंदर मौजूद सभी लोग मारे गए। इस घटना में 3 नागरिकों और 23 पुलिसकर्मी मौत हो गई थी। महात्मा गांधी हिंसा का कड़ा विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने इस घटना के बाद 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अपने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। हालांकि कांग्रेस के कई नेता असहयोग आंदोलन को स्थगित किए जाने के खिलाफ थे। चौरी चौरा की घटना पर गांधी जी को दुख पहुंचा और वो 5 दिन के उपवास पर चले गए। गांधी जी ने महसूस किया कि जनता को हिंसक हमलों के मद्देनजर संयम बरतने का पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। समाचार कक्ष से तृप्ति श्रीवास्तव। राज्य सरकार ने नौजवान पीढ़ी को महान स्वाधीनता सेनानियों के बलिदानों के बारे में जानकारी देने के लिए एक अलग वेबसाइट चौरीचौरा100.com शुरू की है। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में चौरी चौरा की ऐतिहासिक घटना को शामिल करने का आदेश दिया है। इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चौरी चौरा स्मारक गए और उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि आज के दिन से हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा मिली थी। राज्यसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर आगे की बहस हुई।
बहस के दौरान विपक्षी पार्टियों ने नए कृषि कानूनों को वापस लेने की अपनी मांग जारी रखी और सुझाव दिया कि सरकार संशोधित कृषि कानूनों के मसौदे को प्रवर समिति को भेजे। बहस में हिस्सा लेते हुए पेट्रोल और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि केंद्र सरकार देश में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। विपक्ष के 60 साल से अधिक के शासनकाल में न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर कानून नहीं बनाए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों पर अमल किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसानों से संबंधित कई कानूनों पर कारगर तरीके से अमल किया है, जिससे देश के किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से 1.5 गुना से अधिक दाम मिले हैं। श्री प्रधान ने कहा कि केंद्र ने चरणबद्ध तरीके से जो निर्णायक कदम उठाए हैं, उनसे सबका साथ और सबका विकास सुनिश्चित हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस नेता एचडी देवेगौड़ा ने किसानों की तकलीफों का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि कुछ समाज विरोधी तत्वों ने किसान आंदोलन के नाम पर देश के अन्नदाताओं को बदनाम किया है। उन्होंने मांग की कि ये मामला किसानों और अन्य सभी संबद्ध पक्षों के साथ शांतिपूर्ण तरीके से मिल बैठकर सुलझाया जाना चाहिए। इससे पहले भाजपा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया ने देश में कोविड महामारी से निपटने के केंद्र के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के योग्य नेतृत्व में राष्ट्र महामारी से उबरकर सामने आया है। आज भारत में वेंटिलेटर्स का उत्पादन हो रहा है। वैक्सीन बनाने के लिए विश्व में 10 साल लगते थे, लेकिन आज भारत के हमारे वैज्ञानिक, हमारे विशेषज्ञों ने 1 साल के अंदर देसी वैक्सीन बनाकर भारत का नाम पूरे विश्व में उजागर किया है। और केवल ये नहीं, लेकिन वैक्सीन के बाद विश्व स्तरीय सबसे तेज टीकाकरण का अभियान 30 करोड़ लोगों तक फेज 1 में इसकी शुरुआत हुई। ये कारगर और किफायती वैक्सीन, सभापति महोदय, केवल भारत के लिए नहीं है। ये वैक्सीन एक वैक्सीन फॉर ह्यूमैनिटी बन चुकी है। और संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने स्वयं कहा है कि भारत का टीका उत्पादन की क्षमता पूरे विश्व के लिए सबसे बड़ा वरदान बन चुका है, किया है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए अनेक सुधारों का जिक्र करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि हाल में पारित 3 नए कृषि कानूनों से खेती के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे और किसानों को अपनी उपज के लिए लाभप्रद मूल्य दिलाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्षी पार्टियां कृषि कानूनों के मुद्दे पर दोहरी बातें कर रही हैं। मनोनीत सांसद स्वपन दास गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि नए कृषि कानूनों का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों के किसानों के बीच व्यापक अंतर को दूर करना है। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने किसानों, श्रमिकों, नागरिक अधिकार आंदोलनकारियों और पत्रकारों के खिलाफ देशद्रोह के मुकदमे दर्ज किए जाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंदोलन के दौरान कई किसानों की मौत हुई है, लेकिन सरकार ने उनके परिवारों के प्रति कोई संवेदना नहीं व्यक्त की। किसानों की मांगों के प्रति उदासीन रवैया अपनाने की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों को बदनाम करने के लिए कई षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बहस में हिस्सा लेते हुए राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा ने नए कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। उन्होंने सरकार से कहा, इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे किसानों से आगे चर्चा करने और इसका सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने को कहा। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने मांग की कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए नया विधेयक लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कृषि कानूनों को संसद में पारित कराने से पहले ही व्यापक विचार विमर्श के लिए इसे प्रवर समिति को भेज देना चाहिए था। श्री ओब्रायन और विपक्ष के अन्य सदस्य किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए सदन में 1 मिनट का मौन रखा। डीएमके पार्टी के एनआर इलेंगो ने भी नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। मार्क्सवादी सदस्य विकांक्षा रंजन ने कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में संरचनात्मक बदलाव के लिए अध्यादेश जारी करने का मुद्दा उठाया और सरकार ने हाल में बनाए गए कृषि कानूनों को बातचीत के जरिए वापस लेने की मांग की। नए कृषि कानूनों को काला कानून बताते हुए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी बढ़ेगी। एलजेडी के एमवी श्रेयांश ने भी नए कृषि कानूनों का विरोध किया। आज सदन की स्थगित होने तक बहस अधूरी थी।
राज्यसभा राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कल भी चर्चा करेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। संसद में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 में स्वास्थ्य क्षेत्र तथा बुनियादी ढांचे के निर्माण को जोरदार तरीके से बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा था कि इस साल का बजट 6 स्तंभों पर आधारित है, जिनके नाम हैं स्वास्थ्य तथा आरोग्य, आकांक्षी भारत के समावेशी विकास के लिए भौतिक और वित्तीय पूंजी तथा अवसंरचना को बढ़ाना, मानवीय पूंजी में नई जान फूंकना, नवाचार, अनुसंधान, विकास तथा न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। श्रीमती सीतारामन ने बजट भाषण में पूंजीगत खर्च में भारी बढ़ोतरी की भी घोषणा की। 5,54,000 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च वाला बजट पिछले वर्ष के 4,12,00,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान से 34.5% अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा है कि संसाधनों की कमी के बावजूद सरकार का ये प्रयास रहा है कि पूंजीगत खर्च के रूप में अधिक से अधिक राशि व्यय की जाए। उन्होंने वर्ष 2020-21 में कुल पूंजीगत खर्च 4,39,000 करोड़ रुपए रहने का अनुमान व्यक्त किया था। आकाशवाणी से बातचीत में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉ राजीव कुमार ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास पर भी लगातार जोर दे रही है। उन्होंने बताया कि सड़कों के निर्माण में आने वाले खर्च के साथ साथ 1,08,000 करोड़ रुपए पूंजीगत निवेश के रूप में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। Well, a continued focus is a better way of putting it, simply because this government, since it has come into office, has continued the trust which Atal Bihari Vajpayee ji gave to the construction of national highways and roadways and also to the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. The new emphasis is that along with the roadways which have got 1,08,000 crore for capital investment, you've also got 1,07,000 crore for railway infrastructure. So that's the greater part. And similarly, we have the flagship corridors and expressways which will be announced for the national highways as also for the railways. You know, the freight corridors which will be completed by December of 2022. They will provide a huge fillip to the transport and connectivity infrastructure. और जानकारी हमारे संवाददाता से। केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया है और इस मद में 2,23,846 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष के 94,452 करोड़ रुपए की तुलना में 137% अधिक है। इसके अलावा वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की भी घोषणा की है, जिस पर 6 वर्ष में 64,180 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके जरिए प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय स्तर के स्वास्थ्य प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। इसके अलावा बजट में कोविड-19 टीके के लिए 35,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं शहरी स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5 वर्ष में 1,41,678 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इसके अलावा बजट में सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,81,101 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव है, जो कि अब तक का सर्वाधिक है। वित्त वर्ष 2021-22 में कृषि क्रेडिट लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं राज्यों और स्वायत्त निकायों को पूंजीगत खर्च के लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक दिए जाएंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, चौरी चौरा घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रही। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.13% हुई और भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.13% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 17,824 लोग स्वस्थ हुए। मंत्रालय ने बताया कि अब तक 1,480,455 मरीज इस संक्रमण से स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय कुल सक्रिय मामले 1,55,025 हैं, जो संक्रमित मामलों का केवल 1.44% है। देश में अब तक 44,49,522 लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटों में कोविड के 283 नए मामलों की पुष्टि हुई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.2% हो गई है। एक रिपोर्ट। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज हो रही है। राज्य के 8 जिलों में कल एक भी नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 3 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 0 हो चुकी है। राज्य में दर्ज हुए संक्रमण के 283 नए मामलों के सामने पिछले 24 घंटों में 528 मरीजों को ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। कल वडोदरा में 70 नए मामले दर्ज हुए, जबकि अहमदाबाद में 52 नए मामले सामने आए। इस वक्त राज्य में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 3000 के नीचे चली गई है। राज्य में कुल 2,956 सक्रिय मामलों में से 28 मरीज वेंटिलेटर पर है। इस बीच राज्य में कल 924 केंद्रों पर 27,065 लोगों को कोविड-19 के खिलाफ टीके लगाए गए। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश में आज से कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण शुरू हो गया है। राज्य में अब तक 4,63,000 स्वास्थ्यकर्मियों का कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। दूसरे चरण का टीकाकरण कल समाप्त हो जाएगा। राजस्थान में कोविड टीकाकरण का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके तहत विभिन्न विभागों के अग्रिम पंक्ति के कर्मियों का टीकाकरण किया जा रहा है। दूसरे चरण के लिए राज्य में लगभग 2,40,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स पंजीकृत हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आज राजस्व विभाग के 22,000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। कई जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों ने आज टीका लगवाकर यह संदेश दिया है कि टीका पूरी तरह सुरक्षित है। स्थानीय निकायों के 55,000 से अधिक कर्मचारी और पुलिस तथा पैरामिलिट्री फोर्सेज के लगभग 1,61,000 जवानों को भी टीके लगाए जाएंगे। साथ में स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण जारी रहेगा। इस बीच राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 1,700 से नीचे आ गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। छत्तीसगढ़ में कोविड टीकाकरण अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अब तक प्रदेश में 1 लाख से भी ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा चुका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बंगलुरु में चल रहे एशिया के सबसे बड़े एरो इंडिया शो के आज दूसरे दिन भारतीय लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन जारी रहा। तेजस हेलीकॉप्टर, ध्रुव, सूर्य किरण और सारंग की हवाई करतब टीमों ने दर्शकों को रोमांचित किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक R माधवन ने बताया कि 83 LCA Mark IA की आपूर्ति का आदेश मिला है। श्री माधवन ने कहा कि प्रत्येक LCA Mark IA पर 309 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने बताया कि इसकी कम लागत के कारण ही दक्षिण पूर्व के देशों ने इसे खरीदने में गहरी दिलचस्पी दिखाई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। देश में ही तैयार हो रहे LCA Mark 1A 52% भाग देश में ही बनाया जाएगा। आगे आने वाले दिनों में देश में ही उत्पादन करने की क्षमता 65% बढ़ेगी। HAL R&D निर्देशक अरूप चटर्जी ने जानकारी दी है कि HAL एक कंबाइंड एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने के लिए 400 करोड़ रुपया पूंजी लगा रहा है। इसमें एक मदरशिप होगा जो दूर से ही अनमैन्ड एरियल व्हीकल को कंट्रोल करेगा। इस अनमैन्ड एरियल व्हीकल को दुश्मन के प्रदेश में भेजकर वहां के व्यवस्था को नष्ट कर पाएगा। इससे हमारे पायलट को नुकसान नहीं होगा। इसे कैट्स वॉरियर और कैट्स हंटर का नाम दिया गया है। HAL अनमैन्ड हेलीकॉप्टर भी बना रहा है जो 18,500 फीट ऊंचे पहाड़ी पर रह रहे सैनिकों को रेशन और ईंधन पहुंचा पाएगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारत और इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल चेन्नई के MS चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये चेन्नई में पहला ऐसा अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच होगा जिसमें दर्शक नहीं होंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की ये अंतिम श्रृंखला होगी।
महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की जन्म शताब्दी के अवसर पर 1 वर्ष तक चलने वाले समारोह आज से आरंभ हो गए हैं। मुंबई में ऋत्विक फाउंडेशन ने महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी की कालातीत विरासत को मनाने के लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया है। जयतीर्थ मेवुंडी द्वारा पंडित जी की रचनाओं के गायन के साथ आज स्वर भास्कर 100 उत्सव का समापन होगा। महाराष्ट्र के पुणे में आर्य संगीत प्रसारक मंडल ने गणेश कला कृदा मंच पर एक संगीत कार्यक्रम अभिवादन का आयोजन किया है। ये कार्यक्रम शनिवार और रविवार को होगा। फिल्म प्रभाग महान संगीतज्ञ पंडित भीमसेन जोशी के जीवन और संगीत पर बनी फिल्म अपने वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर प्रदर्शित करेगा। प्रसिद्ध गीतकार और फिल्मकार गुलजार ने पंडित भीमसेन जोशी पर 73 मिनट के वृत्तचित्र का निर्देशन किया है। इसमें गुलजार ने किराना घराने के इस महान गायक की संगीतमय यात्रा को दिखाया है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित भीमसेन जोशी की भावपूर्ण ख्याल गायकी, भजन और अभंग श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देते थे। वृत्तचित्र आज पूरे दिन वेबसाइट filmsdivision.org/documentary of the week और youtube.com/user/filmsdivision पर पुत्र जयंत जोशी ने अपने पिता के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। पिताजी गाने में ही रहते थे। लोगों को गाना सुनाने में उन्हें बहुत आनंद मिलता था। एक सुपर ह्यूमन सी एनर्जी थी उनमें। 1970 के दशक की बात है। मैं उनके साथ कलकत्ता गया हुआ था। दोपहर में हम कलकत्ता एयरपोर्ट उतरे। कलकत्ते में शाम जल्दी होती है 4 बजे के करीब। वहाँ एक ही समय अलग अलग जगहों पर म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती थी। सब जगह संगीत प्रेमियों की भारी भीड़ थी और सब जगह पिताजी के गाने ने सबको खुश कर दिया। सुबह की फ्लाइट से हम बम्बई वापस आ गए। शाम को रविंद्र नाट्य मंदिर में 4 घंटे बड़ी तबीयत से गाना गाया। जब भैरवी गाकर वो उठे तब ऑडिटोरियम में शांति थी और लोगों के साथ मेरे भी आंखों में आंसू थे। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुर और लय के सम्राट पंडित भीमसेन जोशी पर एक कार्यक्रम प्रसारित करेगा। इसे आज रात 9:15 बजे FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज ऑफिशियल्स पर भी उपलब्ध रहेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुंबई में आसमान साफ है। चेन्नई में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की उम्मीद है। कोलकाता में आसमान साफ है। श्रीनगर में हल्की बर्फबारी हो सकती है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है। लेह में बादल छाए हुए हैं। गिलगित में आमतौर पर बादल छाए हुए हैं। तापमान 0 से 1 डिग्री नीचे और 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मुजफ्फराबाद में आंशिक बादल छाए हुए हैं और गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 5 और 14 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। देहरादून में बारिश की संभावना है। तापमान 8 और 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। चंडीगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। तापमान 13 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, चौरी चौरा घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ आक्रोश की सामूहिक अभिव्यक्ति थी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आज भी चर्चा जारी रही।
देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.13% हुई और भारत तथा इंग्लैंड के बीच पहला क्रिकेट टेस्ट मैच कल चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।